स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कैलकुलस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले आपने फंक्शन, उनके रेंज के बारे में पढ़ा है। उसके बाद आपने लिमिट्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा और फिर 12th क्लास में आपने कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट पढ़ा है और उसके बाद आपने कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल पढ़ा। आप याद करेंगे कि किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहते हैं, तो आपको याद होगा कि किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहते हैं अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं उसमें किसी प्रकार का ब्रेक ना हो। दूसरी बात, अगर हम अलजेब्रिकली बात करें तो किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते हैं अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर हो। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यानी उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पर हम बात करें तो जिसे हम x टेंड्स टू e माइनस ऑफ fx, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट जिसे लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू a प्लस लिखते हैं और फंक्शन की a पर वैल्यू तीनों बराबर हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। अब आप ये सोचें कि फंक्शन क्या हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है, तो हमारे मन में स्वाभाविक प्रतिक्रिया उठती है कि हर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, तो कब कब कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जब कंटिन्यूअस नहीं होगा, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई लिमिट एग्जिस्ट ना करे। दूसरी स्थिति हो सकती है कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हो, फाइनाइट हो, लेकिन फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल ना हो, तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो हमने एक बात नोट करी कि फंक्शन का जो ग्राफ था वो विदाउट ब्रेक था, उसमें किसी तरीके का ब्रेक नहीं होता है, तब जाकर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। हम कंटिन्यूटी की बात इसलिए कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। हमने डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स के बारे में 11th क्लास में पढ़ा है, तो आपने वहां देखा कि अलजेब्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हम 11th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। हमने एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरह के जो फंक्शंस थे जैसे 2x + 5 raised to power 3, यानी अलजेब्रिक फंक्शंस जो लीनियर टाइप के हों उनके डेरिवेटिव्स करें। लेकिन क्या आप एक बात सोच सकते हैं कि अगर मान लो मुझे इस तरीके का कोई फंक्शन दिया जाए 1/x और हमसे कहा जाए कि आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें और उस समय फाइंड करें कि जब x 0 है, तो f' क्या होगा जबकि x = 0। तो आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करने में कुछ परेशानी महसूस हो सकती है। तो यहां पर सोचने की बात यह है कि क्या हर फंक्शन का हर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो क्या कंडीशन है? अगर नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता, क्या कारण है? ये सारी बातें आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों,
आज हम ये जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यानी उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, और किस परिस्थिति में हम वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड नहीं कर सकते, और इसकी हमें जरूरत क्या है। ये जो हम डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं क्या हमारे डेली लाइफ में भी काम आता है? तो इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बस है और वो 4 घंटे में 200 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि उस बस की स्पीड क्या है, तो आप एवरेज स्पीड बड़े आराम से बता देंगे कि एवरेज स्पीड ऑफ द बस जो है वो 200 डिवाइडेड बाय 4 है, यानी 50 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि क्या वो बस पूरे 4 घंटे के दौरान 50 किलोमीटर की स्पीड से ही ट्रेवल करती रही? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी बस एक ही स्पीड से ट्रेवल करती रहेगी, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जब रोड हमें खाली मिलेगा, उस समय स्पीड ज्यादा हो जाएगी, उस समय हो सकता है स्पीड 100 भी हो जाए, कई बार जैम होगा, उस समय स्पीड कम हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर की भी हो सकती है, 10 किलोमीटर पर आवर की भी स्पीड हो सकती है। तो एवरेज स्पीड तो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमसे ये कहा जाए कि पर्टिकुलर 2 घंटे 5 मिनट बाद स्पीड कितनी थी, तो इसके लिए हमें डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसे डेरिवेटिव्स काम करते हैं तो जरा देखते हैं। मान लेते हैं कि ये जो जर्नी है इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन में शो करते हैं। ओ से जर्नी शुरू हुई, ए तक जा रहे थे। किसी पर्टिकुलर टाइम पर मान लेते हैं कि x टाइम में वो बस fx डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और उसी ड्यूरेशन में एक पॉइंट है C पर पहुंचती है बस, यहां पर पहुंचती है बस। हम चाहते हैं कि यहां पर हम स्पीड निकालें बस की, उस समय जब C पर पहुंची थी तो बस की स्पीड क्या थी। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि C के पास में कोई और पॉइंट ढूंढ लेते हैं जो उसके नजदीकी पॉइंट है। तो मान लेते हैं ये C पॉइंट है और C से थोड़ी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसे हम C से डिनोट करा है, वो C+H। तो यहां पर जो टाइम हमने लिया है वो लिया है x, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को दिखा रहे हैं हम fx। लेट टाइम इज डिनोटेड बाय x एंड डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय fx। तो जब बस C पर थी, मान लेते हैं कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको हम f ऑफ C से डिनोट करते हैं। तो यहां पर O से C के डिस्टेंस को हम लिखेंगे f ऑफ C। D उसके नजदीक पॉइंट है और H टाइम और निकल गया उसके बाद में, तो O से D की जो डिस्टेंस है उसे हम शो कर रहे हैं FC+H से। अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है C से D पॉइंट तक, वो H टाइम में ट्रेवल हुई, तो स्पीड जो होगी इन टाइम H की अगर हम बात करें तो ये होगा डिस्टेंस OD माइनस डिस्टेंस OC और टाइम फ्रॉम
टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी। अब हम ये देख सकते हैं कि ओ से ओडी डिस्टेंस जो है एफ सी प्लस एच है, ओ सी एफ सी है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो एच टाइम में ट्रेवल हुआ है। अब अगर ये जो हमने डिस्टेंस एच टाइम में ट्रेवल की है, ये टाइम अगर टेंड्स टू जीरो हो जाए, यानी ये बी पॉइंट इसके बहुत ही नजदीक आ जाए, तो उस स्थिति में एज एच टेंड्स टू जीरो, देन ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन एट आरएचएस यानी राइट साइड में shows the instantaneous speed at c, और इसको हम उस समय f डैश c से डिनोट करते हैं और लिखते कैसे हैं कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच। ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी कहेंगे। याद रखें कि ये जो इंटरवल हम लेते हैं h, ये बहुत स्मॉल होना चाहिए। अब ये जो फंक्शन है जो कि टाइम और डिस्टेंस को रिलेट कर रहा था, उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करा जिसे हमने एफ डैश सी से डिनोट करा। तो किसी फंक्शन को अब हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल अगर होगा तो उस स्थिति में होगा कि जब ये एक्सप्रेशन एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच की लिमिट एच टेंड्स टू जीरो होने पर फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। लेकिन किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी केवल इसी एक्सप्रेशन से ही कंप्लीट नहीं हो जाती। इसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी हमें लेफ्ट साइड में भी चेक करनी होती है, राइट साइड में भी चेक करनी होती है। अगर वो दिए हुए पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो ही हम कहते हैं कि ये फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन fx की अगर मैं बात करूं, ये फंक्शन fx इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी। x इक्वल टू सी पर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहते हैं इफ अगर ये दोनों एक्सप्रेशंस लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच और एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये दोनों एक्सप्रेशंस x टेंड्स टू जीरो की स्थिति में फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हो और इक्वल भी। ये जो एक्सप्रेशन है जो सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में डिफाइन हो रहा है, इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, एल एफ डैश सी से डिनोट करते हैं। इसी तरह से सी पॉइंट के राइट साइड में डिफाइन होने वाले इस फंक्शन को हम राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं और आर एफ डैश सी से डिनोट करते हैं। कई बार इसको हम एफ डैश सी प्लस से भी डिनोट करते हैं। इसको हम एफ डैश सी माइनस इस तरह से भी डिनोट करते हैं। तो ये तो रही इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड बात या डेरिवेटिव्स की बात। अगर हम बात करें ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री में
किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए ये समझें कि अगर हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जिसे कहते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है। हम एक कर्व लेते हैं y इक्वल टू fx टाइप का कर्व ले लेते हैं। यहां इस y इक्वल टू fx कर्व पर एक पॉइंट है A और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सपोज A ले लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ये y इक्वल टू fx है तो A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे A और f A होंगे। मान लेते हैं इस एक पॉइंट के बहुत ही नजदीक एक पॉइंट और है और वो हम लेते हैं B। वो जो B पॉइंट है वो इस तरीके का पॉइंट है, वहां पर x कोऑर्डिनेट a प्लस h, तो उस समय जो y कोऑर्डिनेट होगा f a प्लस h होगा उसका, ये a प्लस h और y की वैल्यू फंक्शन a प्लस h में जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो। अब अगर हम इसके स्लोप की बात करें, अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, तो स्लोप ऑफ ए बी की हम बात करते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्लोप फाइंड करना हम लोगों ने 11th क्लास में सीख लिया, किसी कोड का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ ए बी होगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, जिसे हम सॉल्व करने के बाद लिख देंगे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। असल में ये जो कोड है इस समय इस कर्व की एक सीकेंट, तो यानी जो कोड ए बी का स्लोप है वो सीकेंट ए बी का भी स्लोप है। असल में ये जो पॉइंट है बी ए पॉइंट के बहुत नजदीक है, हमने समझने के लिए इसको थोड़ा सा दूर बनाया। अब जैसे जैसे हमारे पास में h की वैल्यू कम होती जाएगी, जो पॉइंट बी है इस कर्व पर और नजदीक आता चला जाएगा ए पॉइंट, यानी जैसे जैसे a प्लस एच ए के नजदीक आएगा, a प्लस एच ए की तरफ आ जाएगा, उस समय पॉइंट बी ए पर आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये जो सीकेंट है ए बी वो दरअसल टेंजेंट बन जाएगी। जैसे और हम नजदीक लेंगे एक नई सीकेंट, एक नई सीकेंट, एक नई सीकेंट, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये जो हमारी कोड है जो सीकेंट थी असल में एक टेंजेंट बन जाएगी। तो यानी ऐसी स्थिति में ये टेंजेंट का काम करेगी, और वो कब करेगी, जब हमारा h बहुत ही कम होगा। तो उस स्थिति में जो सीकेंट ए बी है वो बन जाती है टेंजेंट ए बी, टेंजेंट एट ए। कब होगी, तो उस स्थिति में होगा जबकि h हमारा टेंड्स टू 0 होगा। इसे हम लिखेंगे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं, लेकिन ये भी हमने देखा था कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेरिवेटिव है ये x इक्वल टू ए पर टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो अभी तो हमने देखा था कि पॉइंट जो था बी वो राइट साइड ऑफ द ए था, इसलिए जब ये डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं तो इसे हम आर एफ डैश ए भी लिख देते हैं। लेकिन अगर इसी प्रकार से जैसे हमने बी पॉइंट लिया है इस कर्व पर, अगर हमने लेफ्ट साइड ऑफ द ए ले लिया होता, यहां एक पॉइंट और ले लेते सी, और उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट को मैं अगर a माइनस एच लेता तो उस समय उसका y कोऑर्डिनेट एफ a माइनस एच होता। तो उस समय स्लोप ऑफ AC कितना हो जाता, हम यहां लिख रहे हैं स्लोप ऑफ AC उस समय होता एफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन a माइनस एच माइनस ए, यानी एफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अब यहां पर भी वही स्थिति है कि जैसे जैसे ये C पॉइंट यानी H की वैल्यू में जैसे ही कम करूंगा और जब मैं H की वैल्यूज को नजदीक ले जाऊंगा A के, तो इस C पॉइंट इस कर्व पर चलता हुआ धीरे 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 स्थिति ऐसी आएगी जब C और A कोइंसाइड करेंगे, और जब C और A कोइंसाइड करेंगे उस स्थिति में जो CA है वो सीकेंट ना रहकर एक टेंजेंट बन जाएगी। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, तो जब जब ये h टेंड्स टू 0 होगा उस समय ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हम ए पॉइंट पर लेफ्ट साइड से पहुंच रहे हैं और ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है और इसे हम एल एफ डैश ए से डिनोट करते हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन का एक पॉइंट हमने लिया x इक्वल टू a, वो फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल होगा अगर उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट मौजूद है। तो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इसे हमें समझना चाहिए, किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कह सकते हैं अगर उस फंक्शन के ग्राफ के किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करें और वहां पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रा की जा सकती है। अब बात ये आती है कि क्या हम किसी फंक्शन का ग्राफ देखकर ही पता लगा सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या नहीं? जी हां, मालूम किया जा सकता है। आपने कंटिन्यूटी में चेक करा, आपने ये देखा कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल बिना ब्रेक के बनता है तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस। लेकिन अगर फंक्शन का अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो तो हमें ये चेक करना चाहिए कि वो फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा है वो स्मूथ बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर फंक्शन का ग्राफ स्मूथ बनता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, इफ द ग्राफ ऑफ fx is smooth, then function is differentiable. If the graph of fx is smooth, then fx is differentiable. अब बात आती है कि अगर मान लो ग्राफ हमने इस तरीके का बनाया है जो स्मूथ नहीं है। स्मूथ नहीं होने का मतलब है या तो उस ग्राफ में कहीं पर कोई पॉइंट उभरा हुआ है या कोई गहरा पॉइंट है, या फंक्शन के ग्राफ में कहीं पर कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। जैसे एक सिचुएशन ये हम ले सकते हैं, इस तरह का कोई ग्राफ अगर मान लो हम ले लें तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर ये पॉइंट उभरा हुआ पॉइंट है y इक्वल टू fx। अगर आप यहां पर टेंजेंट ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर एक से ज्यादा टेंजेंट बन सकती हैं। जैसे मान लो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट आपने ये बना दी है, एक पॉइंट
दूसरी टेंजेंट इस तरीके की बन गई, क्योंकि मोर देन वन टेंजेंट यहां पर आ रही है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरी स्थिति भी आ सकती है, अगर मान लो हमने कोई ग्राफ बनाया है और इस तरीके का ग्राफ बना दिया, यहां बीच में ब्रेक आ गया, तो इस तरीके का फंक्शन अगर कोई ग्राफ बना रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहां पर ब्रेक है। तो देखकर हम बता सकते हैं कि फंक्शन में अगर कॉर्नर पॉइंट हुआ इस तरीके का शार्प ऊपर या नीचे गहरा पॉइंट हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर फंक्शन में कहीं ब्रेक हो गया यानी वो डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और एक सिचुएशन और हम समझ सकते हैं कि अगर मान लो हमारा ग्राफ इस प्रकार का है और उसका कोई पॉइंट ऐसा है जहां पर हम टेंजेंट अगर हम बनाएं और वो पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, अगर कभी कोई पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस हो जाती है तो भी उस फंक्शन पर, तो भी उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस तो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल at that point। तो हम ग्राफ की हेल्प से भी बता सकते हैं कि अगर ग्राफ पर कोई कॉर्नर पॉइंट है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ग्राफ पे ब्रेक है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और ग्राफ इस प्रकार का है कि किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं y एक्सिस के पैरेलल आ जाती है तो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो अभी हमने देखा है कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अब डिफरेंशिएबिलिटी जो है रेट ऑफ चेंज को भी मेजर करने में काम आता है। कैसे कि अगर मान लो y कोई फंक्शन है x का, अगर y में चेंज होता है डेल्टा y का, एक बहुत छोटा चेंज हम ले लेते हैं, और y की वैल्यू चेंज होकर y प्लस डेल्टा y हो जाती है, तो क्योंकि y और x एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो fx में भी चेंज होता है और fx की वैल्यू चेंज होकर fx प्लस डेल्टा x होगी। यानी नेट चेंज इन y की अगर बात करें तो डेल्टा y की अगर मैं बात करूंगा तो ये चेंज होगा fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। अगर मैं पर यूनिट चेंज की बात करूं कि अगर डेल्टा x के रेफरेंस में चेंज हुआ डेल्टा y तो पर यूनिट चेंज हुआ डेल्टा y ओवर डेल्टा x, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं fx प्लस डेल्टा x माइनस fx ओवर डेल्टा x। जिस समय डेल्टा x बहुत छोटा होगा यानी बहुत छोटा चेंज होगा, ये कह सकते हैं कि जब जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा उस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो ये एक्सप्रेशन जो राइट साइड में होगा fx प्लस डेल्टा x माइनस fx ओवर डेल्टा x, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x को शो करेगा। इसे हम dy by dx भी कह देते हैं। तो dy by dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x को रिप्रेजेंट करता है और इसे हम fx प्लस डेल्टा x माइनस fx ओवर डेल्टा x से फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y है वो वास्तव में y के चेंज होने की रेट को भी रिप्रेजेंट करता है विद रेस्पेक्ट टू x।
उस समय इसको हम कहते हैं dy by dx, और ये एक्सप्रेशन होता है fx प्लस डेल्टा x माइनस fx ओवर डेल्टा x। लेकिन ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इस स्थिति में जो डेल्टा x है वो बहुत कम होता है, टेंड्स टू 0 होता है। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशियबिलिटी की हेल्प से हम कोई इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा फिजिकल बेनिफिट है डिफरेंशियबिलिटी का। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, किसी फंक्शन के ग्राफ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप के टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम बात करें y और x को एक फंक्शन के तौर पर देखें, तो जो dy by dx है या डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है, वो y के x के रेस्पेक्ट में चेंज होने की रेट को भी रिप्रेजेंट करता है। प्यारे बच्चों, अगले एक्सरसाइज में हम या अगले लेक्चर में हम डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या रिलेशन है ये हम पढ़ेंगे, और इसकी जो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से सॉल्व करेंगे उनको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।